औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद अरकान राब्ता कमेटी, कासिम भाई, नदीम हसन भाई, हमारी मोहतरम हमारे बुजुर्ग सीनियर हमारी शुबा ख़वातीन सेक्रेटेरिएट की इंचार्ज मोहतरमा सफ़ी अकबर बाजी, यास्मीन बाजी, और इस सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पाकिस्तान समेत जहाँ जहाँ भी कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के वफ़ा शुआर, कारकुनान, चाहने वाले साथी, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन अहम मौज़ूआत पर हम इस ऑनलाइन ब्रीफिंग के ज़रिए आप तक कुछ हालात से आगाह करना चाहते हैं और उस पर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। आप तमाम ही साथी, ख़ास तौर पर वो लोग कि जो इस तहरीक की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, उनके सामने कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जद्दोजहद एक खुली किताब की तरह है। उन्होंने तहरीक के क़याम से लेकर तहरीक के उरूज तक, जिसके दौरान इन 40 बरसों में MQM मुख्तलिफ औक़ात में न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि हुकूमत के ऐवानों में भी पहुंची, लेकिन कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने हुकूमती ऐवानों में भी न सिर्फ ये कि अपने आप को, अपनी ज़ात को उन मनसबों से दूर रखा, बल्कि पाकिस्तान में जो मूरूसी और ख़ानदानी सियासत का निज़ाम राइज है, उसकी नफ़ी करते हुए अपने ख़ानदान को नहीं बल्कि तहरीक के पढ़े लिखे बासलाहियत कारकुनों को ही मुल्क की असम्बलियों में, ऐवानों में पहुँचाया, हुकूमत के मनसब पर पहुँचाया। तहरीक के कारकुनान ही मेयर, डिप्टी मेयर, MPs, MNA, सेनेटर्स, गवर्नर, नाज़िम बनते रहे। ना कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन बने, ना उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द। कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने इस जद्दोजहद में न सिर्फ ये कि खुद कुर्बानियाँ दी, वो पाकिस्तान में थे तो 3 मरतबा उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया। कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की तीसरी गिरफ़्तारी 1987 में जब हुई तो उन्होंने तहरीक के कारकुनों को बचाने के लिए खुद अपने आप को गिरफ़्तारी के लिए पेश किया। जहाँ तहरीक के हज़ारों प्यारे प्यारे साथियों ने इस जद्दोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो तहरीक के शहीदों की सफ़ में कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के बड़े भाई नासिर हुसैन, भतीजे आरिफ हुसैन, उनका लहू शामिल है। कायद तहरीक के बहनोई असलम अब्राहानी, उन्होंने कैदोबंद की सऊबतें झेली और उसके नतीजे में वो भी एक तरह से शहीद हुए। तो तहरीक के जद्दोजहद में शहीद होने वालों में कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के ख़ानदान के अफराद शामिल हैं, लेकिन वज़ारतों और असम्बलियों के ऐवानों में पहुँचने वालों में कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन का ख़ानदान शामिल नहीं। कायद तहरीक की पूरी ज़िंदगी तहरीक और कौम के इज्तिमाई
मफादात और उनके इज्तिमाई हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद में रात दिन एक करते हुए गुजरे हैं। और आज भी 92 से कायद तरीक़त हुसैन लंदन में हैं और उसके यहाँ पर भी उनके शब व रोज़ बरसों से तहरीक और कौम की खातिर ही गुजर रहे हैं। उन्होंने यहाँ आकर भी ऐश व इशरत की ज़िंदगी नहीं गुजारी, जैसा कि हमारे मुल्क की सियासत में बदकिस्मती से ये रिवाज है कि लोग ऐश व इशरत के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, बाहर आकर भी अपने बड़े बड़े महल बनाते हैं, लेकिन कायद तरीक़त हुसैन ने लंदन में आकर भी तहरीक और कौम की खातिर रात दिन एक किए और आज भी उनका वही मामूल है। और इस जद्दोजहद में जहाँ हज़ारों साथी गिरफ्तार हुए, लापता हुए, आज भी हो रहे हैं, तो आज इन लापता होने वालों में जहाँ तहरीक के कई बेशुमार कारकुनान शामिल हैं, वहीं कायद तरीक़त हुसैन के ख़ानदान के 2 नौजवान भी लापता हैं। कायद तरीक़त हुसैन के कज़न खालिद हुसैन और भांजे अब्दुल अजीज़ अंसारी उर्फ चांद, जो 1 महीने से ज़्यादा उनको हो चुका और उनका कोई पता नहीं है, उनको गिरफ्तार करके लापता कर दिया गया है। ये सब कुछ बताने का मकसद, गो कि आप साथी इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो सच्चा इनकलाबी रहनुमा अपनी तहरीक, अपनी कौज़, अपने नज़रिए, अपने मिशन और मकसद से सच्चा हो, वाक़अतन मुल्क में गरीबों और मज़लूमों का इनकलाब लाने की जद्दोजहद कर रहा हो, जिसके जज्बों में सच्चाई और नेक नियति हो, वो अपने मकसद के लिए हर तरह की कुर्बानी तो दे देता है, लेकिन अपने नज़रिए से, अपने मकसद से पीछे नहीं हटता। तो कायद तरीक़त हुसैन ने इन तमाम तर जो आजमाइशें उसके बावजूद वो आज भी अपने नज़रिए पर कायम है और अपने मकसद के हुसूल के लिए, महाजरों के इज्तिमाई हुकूक के हुसूल के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। और जिस तरह तारीख़ में ऐसे हर सच्चे इनकलाबी को रास्ते से हटाने के लिए हर दौर के जालिमों ने अपने तमाम तर जालिमाना हथकंडे इख्तियार किए, वही कुछ कायद तरीक़त हुसैन के ख़िलाफ़ भी किया गया और आज भी किया जा रहा है। जब कायद तरीक़त हुसैन पाकिस्तान में थे और उन्हें उनके मकसद से हटाने के लिए उनको तरह तरह की पेशकशें की गईं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनके पास नोटों के भरे ब्रीफ केस ले जाए गए, लेकिन कायद तरीक़त हुसैन ने अपना सौदा करने से इनकार किया। और इसका इकरार ISI के साबिक सीनियर ऑफिसर जो IB में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ साहब, वो खुद मीडिया के सामने इसका इकरार कर चुके हैं कि मैं अल्ताफ़ हुसैन के पास नोटों का भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर गया, उन्होंने देखा और देखकर इनकार कर दिया कि मैंने नहीं ले सकता।
जब तमाम तर पेशकशों के बावजूद कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने अपने ज़र्फ़ व ज़मीर, अपने नज़रिए का सौदा करने से इनकार किया, तो कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन को रास्ते से हटाने के लिए उन पर उनके कत्ल की साजिशें की गईं, उन पर कातलाना हमले किए गए, जिसकी एक तफसील है कि कब कब किन किन मौक़ों पर उन पर हमले किए गए। और एक सबसे बड़ा हमला कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन पर 21 दिसंबर 1991 को जो दस्ती बम से हमला था, बल्कि यूँ कहा जाए तो दुरुस्त होगा कि वो किसी भी सियासी शख्सियत पर पाकिस्तान में एक पहला खुदकुश हमला था कि जब कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन अपना इलाज करवा कर लंदन से कराची वापस पहुँचे थे और एयरपोर्ट से गरीबाबाद लियाकताबाद आयशा मंजिल के ज़रिए उस रास्ते से 90 जा रहे थे कि आयशा मंजिल पर हमलावर दस्ती बम लिए मौजूद थे उन पर हमला करने के लिए, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वो बम उन हमलावरों के हाथ में फटे और वो खुद वासिले जहन्नुम हुए और अल्लाह ताला ने कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन को महफूज रखा। जब मरकज़ी कमेटी और तमाम जिम्मेदारों के इसरार पर कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन लंदन आए, तो यहाँ भी उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ वक्त में उन पर हमले करने की कोशिशें की गई। और इसके साथ साथ चूँकि कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन वो शुरू दिन से मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ रहे हैं और वो तमाम मज़ाहिब, तमाम अक़ाइद के मानने वालों के एहतराम और सबके साथ यकसा सलूक करने के नज़रिए पर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह ताला के फरमान जो कुरान मजीद में मौजूद है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ, उस पर यकीन रखते हैं। वो इस फरमान इलाही पर यकीन रखते हैं कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं, दीन में इंतहा पसंदी नहीं। इस्लाम रवादारी और एतदाल पसंदी और एहतराम इंसानियत का मजहब है। तो इसी वजह से कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन शुरू दिन से मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने अपने साथियों, अपने चाहने वालों को भी यही दर्स दिया कि वो तमाम मज़ाहिब और अक़ाइद के मानने वालों का एहतराम करें। और अपनी तहरीक के इब्तिदाई अय्याम में ही कायद तहरीक ने ये नज़रिया दिया, ये एक सोच दी कि अपना अक़ीदा छोड़ो मत और दूसरे के अक़ीदे को छेड़ो मत। ये तफसीर है लकुम दीनुकुम वलिय दीन की। तो चूँकि मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ है कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन, इसीलिए जब मुल्क में जुनूनियत तालिबान की शक्ल में पाकिस्तान में आई तो कायद तहरीक ने उसकी भी मुखालफत की और पाकिस्तान के अवाम को जो इस्लाम का असल मकसद, उसका असल पैगाम है, उसके लिए हर जगह आवाज़ बुलंद की कि बंदूक के ज़रिए, डंडे के ज़ोर पर अपना अक़ीदा, अपना नज़रिया, अपनी बनाई हुई शरीयत आप किसी पर मुसल्लत नहीं कर सकते। ये अमल दीन इस्लाम की रूह के मुनाफी है। चुनाचे तालिबानाइजेशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में सबसे मौसर अगर कोई आवाज़ थी और है, वो कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़। इसीलिए
तमाम जो मजहबी इंतहा पसंद अनासिर, जिहादी अनासिर, तालिबान और दीगर, वो सब भी कायद तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन और MQM के खिलाफ हुए और MQM के कारकुनों और रहनुमाओं को निशाना बनाया गया, हमारे MPs को शहीद किया गया, हमारे दफातर पर, इलेक्शन कैंप्स पर हमले हुए और जिहादी तंजीमों की जानिब से लंदन में भी कायद तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन को नुकसान पहुंचाने के लिए खुली खुली धमकियां दी गईं। यहाँ तक कि तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ औक़ात में बाकायदा वीडियो पैगाम, वीडियो फिल्में जारी की गईं, बयानात जारी किए गए, जिसमें खुला खुला ये कहा गया कि हम लंदन में भी अल्ताफ़ हुसैन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लंदन हमसे दूर नहीं। मुख्तलिफ औक़ात में तालिबान की मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से जो धमकियाँ मेज़ वीडियो बयानात आए वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और इन धमकियाँ देने वालों में तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान का नाम भी शामिल है, जिनके वीडियो पैगामात, धमकी आमेज़ बयानात वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिनमें खुली खुली न सिर्फ ये कि धमकियाँ दी गई, उसके साथ साथ MQM के जो MPs को शहीद किया गया, उनकी जिम्मेदारियाँ भी कबूल की गईं कि हाँ, हमने MQM के फला MPA को कत्ल किया है और हम अल्ताफ़ हुसैन को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। एहसानुल्लाह एहसान के बयानात, पाकिस्तान का हर फर्द, बच्चा बच्चा इस हकीकत से वाकिफ़ है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने भी बड़े बड़े वाक़यात हुए, चाहे वो मस्जिद इमाम बारगाहों में हुए हों, चाहे वो फ़ौजी तनसीबात पर हुए हों, नेवल एयरबेस पर हुए हों, कामरा एयरबेस पर हुए हों, मेहरान बेस पर हुए हों, पुलिस हेडक्वार्टर्स, ISI के हेडक्वार्टर्स पर जो दहशतगर्द हमले हुए, GHQ पर हमला हुआ दहशतगर्दी का, इसके साथ साथ पेशावर में जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उस पर जो एक बहुत भयानक हमला हुआ और उसमें स्कूल के फूल जैसे मासूम बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया गया और बच्चों को खून में नहलाने के साथ साथ स्कूल की ख़वातीन असातिज़ा तक को बेदर्दी से शहीद किया गया, उनको ज़िबा किया गया, उनको ज़िंदा जलाया गया। वाघा बॉर्डर पर खुद कुछ धमाका हुआ, वहाँ कई बेगुनाह शहरी शहीद हुए और दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात हैं जिनकी जिम्मेदारी एहसानुल्लाह एहसान ने कबूल की। ये चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और फिर एहसानुल्लाह एहसान को जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अवाम ने भी, पाकिस्तान से बाहर जो मौजूद अवाम है, उन्होंने भी देखा कि किस तरह से उनको दूल्हा बनाकर पेश किया गया मीडिया पर और एक एंकर पर्सन ने तो उनकी तारीफ में ज़मीन आसमान मिलाते हुए ये तक कहा कि उनका मिलिटेंट विंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो तो नशोशात के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि वो शायर और अदीब हैं। तो उनकी शायरी और उनका जो अदब है वो पाकिस्तान में हज़ारों मासूम बेगुनाह इंसानों की शहादत दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात की शक्ल में पाकिस्तान की तारीख़ में रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आज तालिबान के तर्जुमान वो सेफ हाउसेस में, सरकारी सेफ हाउसेस में आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और
मासूम बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इन्होंने तालिबान की तरफ से जो धमकियां, के जैसे मैंने जिक्र किया, जो धमकियां दी गई, वैसे इनके मुख्तलिफ वीडियो बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हम एक पैगाम जो है वो आपके सामने दिखाएंगे, जिससे आपको सिर्फ इसी से एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते रहें और धमकियाँ देते रहें। एतराफ़ी बयानात इनके रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। हम अपनी टीम से गुजारिश करेंगे कि वो आपको दिखाएं। अरसे दराज से पूरे मुल्क में, ख़ुसूसन कराची में MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से खुली दहशतगर्दी जारी है और उनके इस दहशतगर्दी में कहीं आम मुसलमान मारे जा रहे हैं, कहीं उलमा का कत्ल हो रहा है और कहीं मजलूम ताजिरों को पत्ता न देने की सूरत में मारा जाता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐसे हालात में फैसला किया है कि हम इन मजलूम उलमा, अवाम, उलमा और ताजिर बिरादरी का साथ देंगे और वो तंजीम जो जुल्म ला रही है, वो पार्टी जो जुल्म की तारीख रकम कर रही है, उनसे निपटने का फैसला कर लिया है। यानी मेरा मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। तो इसके लिए हमने पहले भी ऐलान किया था कि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से निपटेंगे और इन के लिए कार्रवाइयों का एक सिलसिला शुरू किया था उनसे निपटने के लिए। तो उस सिलसिले में पहली कार्रवाई हमने उनके जलसे पे हमला करके किया, दूसरी कार्रवाई उनके MPA को कत्ल करके किया। इंशाल्लाह उनके आज के उलमा के कत्ल के बाद ये हमारी कार्रवाई और भी तेज होगी और हम इनसे सख्ती से निपटेंगे। दूसरी बात जो आपने ये धमकी आमेज़ बयान मुलाहिज़ा किया जो हमारा तैयार करदा नहीं बल्कि इनका अपना बयान जो कि बाकायदा जारी किया गया मीडिया को, और इसके बाद इस धमकी आमेज़ बयान के बाद भी कई दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए। तो एक तो ये चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं और बदकिस्मती से हमारे मुल्क की कई जो बाज़ सियासी जमातें हैं उनमें भी तालिबान ज़हनियत रखने वाले लोग वो न सिर्फ ये कि शामिल हैं बल्कि वो अपने बयानात में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी तकारीर में ऐसे ही नफ़रत अंगेज़ और धमकियामेज़ बयानात देकर मुल्क में न सिर्फ ये कि एक जानिब तालिबान दहशतगर्दों की सपोर्ट करते हैं बल्कि तालिबान की मुखालफत करने पर और मज़लूमों के हुकूक़ की जद्दोजहद करने पर क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन को नुकसान पहुँचाने की खुली खुली धमकियाँ भी देते हैं। तो अभी इसी सिलसिले में हम आपके गोशगुजार करें कि 18 अगस्त को
पाकिस्तान का चैनल समा, उसके एक टॉक शो में पीटीआई के एमएनए अली मोहम्मद खान और कुछ दीगर अफराद, जिनमें एक ज़मीर फरोश एमएनए भी शामिल है, सलमान मुजाहिद, उन्होंने जो धमकियामेज़ गुफ्तगू की है, जिस तरह से टीवी की टॉक शो में खुली खुली कत्ल की धमकियां दी हैं, वो न सिर्फ ये कि संगीन है, बल्कि जो मुताल्लिका हुक्काम हैं हम उन तक भी खैर पहुंचाएंगे, इसकी तफसील हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा आप खुद मुलाहिज़ा कीजिए कि इन्होंने किस तरह की धमकी आमेज़ गुफ्तगू टीवी के लाइव टॉक शो में की है। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, खुली खुली कत्ल की धमकियाँ दी हैं कायद तरीक़े अल्ताफ़ से। ज़रा ये मुलाहिज़ा कीजिए आप। मोहम्मद साहब, सियासत पे तो बात होती रहेगी, हम करेंगे बात, लेकिन पहले जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने, इस मुल्क ने नाम दिया, इज्जत दी, पहचान दी, या ये अपनी जहनी बीमारी की वजह से, या किसी के इशारों के ऊपर ये पाकिस्तानी परचम को जला रहे हैं। 14 अगस्त को यौम आज़ादी की बजाय यौम सियाह मना रहे हैं, फखरिया तौर पर ये वीडियोज को अपलोड कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं इन सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। मत कहो उनको जो अल्लाह की राह में मारे गए वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें इल्म नहीं है। इस सब लोगों को ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी जन्नत ये दुनिया है, हमारे लिए ये कैद खाना है। हमारी आरज़ू शहादत है और हमारी तमन्ना है कि गाजी हों, लेकिन आरज़ू ये है कि शहादत है। हम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वारिस हैं जो शहीदों के सरदार थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के और अहले बैत और शुहदाए करबला के वारिस हैं। हमें मौत से डराते हैं। और किसी का क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान की सिर्फ 7-8 लाख फौज है? पाकिस्तान की 22 करोड़ फौज है। कुछ ने वर्दी पहनी है, कुछ ने वर्दी नहीं पहनी। ये जो तुमने झंडा जलाया है, कहां कहां जलाओगे? ये तो 22 करोड़ दिलों में है और ये झंडा तो ऊपर अर्श मौला में है इंशाअल्लाह। क्योंकि ये मुल्क जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन मंशा पे बना, 27 रमजान को बना, मोहम्मद अली के नाम से बना, मोहम्मद अली जिना के नाम से बना। मैं तुम लोगों को ये कह रहा हूं जिन लोगों ने हरकत की है, एक तो तुम पाकिस्तानी नहीं हो, दूसरा तुम वो जो हमारे मुहाजिर भाई और बहन जो आए, जो आज मुहाजिर नहीं है, आज वो पाकिस्तानी है और हमसे बेहतर पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, ये वो लोग हैं। तुम उनकी कुर्बानियों पे दबा लगाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, ये कहते हैं हम फर्जंदे ज़मीन हैं। ये हिंदुस्तानी पैसों पे पले हुए हैं और इनको मैं ये वार्न कर रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम जिंदा रहोगे? तुम्हारी जगह जमीन के नीचे है, तुम्हें जमीन के नीचे दफना के पहुंचा के आएंगे इंशाल्लाह। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, पाक फौज और हमारी ISI के लिए कोई मुश्किल नहीं है तुम्हें वहां चुन चुन के कत्ल करना, तुम्हें जहन्नम वासिल करना। लेकिन हम कानून पाबंद लोग हैं, हम यूके के लॉ की उसको नहीं तोड़ेंगे, वरना यहाँ से एक इशारा जाएगा और हमारी किसी एजेंसी के बंदे की भी जरूरत नहीं है। वहां इतने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मौजूद हैं, एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी मौजूद है, सबके सब तुम पे पल पड़ेंगे। लेकिन हम ये चाहते नहीं है, हम उनसे रहना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सब लोगों को मैसेज दे रहा हूँ, मेरे लिए ये खतरे की बात नहीं है। ये पहले ही हमें मालूम है, ये पहले हमें पता है ये मुल्क दुश्मन है। मुसलमान को और इस्लाम को जो खतरा है और जो हमें हमेशा नुकसान पहुंचा है वो हमारे 5th कॉलोनिस्ट ने पहुंचा है, वो लोगों ने पहुंचा है जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के गैरों की भाषा बोलते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के कोई नई दिल्ली की भाषा बोलता है, कोई यहाँ पे बैठ के तेहरान की भाषा बोलता है, कोई काबुल की भाषा बोलता है, कोई यहाँ पे बैठ के किसी और
मुल्क के गीत गाता है। आप अगर पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद की भाषा बोलो। हमें उन लोगों से होशियार रहना चाहिए जो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के नजरिए को, दो कौमी नजरिए को, पाकिस्तान के बनने को क्वेश्चन करते हैं, तो हमारी पाक फौज पे अटैक करते हैं, अंदर से नजरियाती अटैक करते हैं। उन सब लोगों को फिर मेरा मैसेज है, कोई गलतफहमी में ना रहे। ये शहीदों की वारिस कौन है और फौज 7-8 लाख नहीं 22 करोड़ है। और ये किसी को हमने वर्दी पहनाई है, किसी को नहीं। और ये जो जिन लोगों ने हरकत की, फिर मैं उनको ये कह रहा हूँ, तुम लोगों की जगह जमीन के। ये बात किसी मखसूस नाम या किसी मखसूस ग्रुप के लिए नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। हम सब उसके खिलाफ है और हम खिलाफ रहेंगे। पीपल्स पार्टी नहीं है, उन सब के खिलाफ हम सीसा पिलाई दीवार है। फारूक हमीद साहब, आपका इस पे भी कमेंट एक चाहिए सर। क्या ख्याल है कि ये लोग कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि इनकी पाकिस्तान में कोई जगह इनको मिल सकती है, पाकिस्तान में इनकी कोई जगह बन सकती है, और क्या सोचा जा सकता है कि कभी पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पारस। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि वो लोग हैं जो कि as far as Pakistan is concerned, as far as Pakistanis are concerned, their history, ये कराची में के अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये इसका जो कुछ इन्होंने किया लंदन में पहले भी करते रहे हैं, जिस तरह की इनकी तकरीरें होती थी, ये सब रॉ, और मुझे कोई शक नहीं है इसमें MI6 और शायद CIA भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इनका ग्रेटर मकसद है कि वहां से बैठ के कोई ना कोई बहाना बना के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, कराची को डिस्टेबलाइज करना। अभी चंद दिन पहले क्या हुआ जो हमने कल ही देखी है कि जनाब एक US सेनेटर जो हमेशा बलूचिस्तान की पाकिस्तान की यकजहती के खिलाफ बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, खानफ कलाफ, ये जो डिसिडेंट लोग वहां पे नाराज लोग बैठे हैं, इनकी मुलाकातें वहां पे हो रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर बरतानिया की सरजमीन पे ये तमाम एक्टिविटीज अलाउड है तो फिर मुझे आप ये बताएं कि क्या ये अनफ्रेंडली एक्ट नहीं है, क्या ये होस्टाइल एक्ट नहीं है यूके गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट? अगर यही काम हम इस्लामाबाद में कराएं और बरतानिया के झंडा यहाँ पे जले, आप मुझे बताएं कि क्या बरतानिया के गवर्नमेंट को बात पसंद आएगी? बिल्कुल भी नहीं, और आनी भी नहीं चाहिए सर। बड़ा अहम एक टॉपिक है ये, और मैंने जरूरी समझा कि इस पे बात की जाए, क्योंकि जिस हर मुहिब्बे पाकिस्तानी ने, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ने जिसने वो वीडियोस देखी हैं, वो बहुत गुस्से में है, और मौका मिला तो मैं और ज्यादा आइंदा भी इसके ऊपर बात करूंगी। लेकिन अभी लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के बाद बलोच साहब की कॉल आई है और वो भी इस पे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। बहुत शुक्रिया पारस साहिबा। देखिए, ये जो वीडियोस आई है पाकिस्तान का झंडा चलाने की, जो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी पहचान है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो नारे लगाए गए हैं, प्लस जो 14 अगस्त को यौम जिहाद के तौर पर मनाया गया, मैं उसके सख्त अल्फाज में, क्या जितने भी सख्त अल्फाज है उसमें कंडम करता हूँ। इट इज डिसगस्टिंग। कोई भी पाकिस्तानी ये कभी भी कबूल नहीं करेगा कि उसके मुल्क का परचम जो इस तरह से जलाया जाए, चाहे मुल्क के बाहर हो या मुल्क के अंदर हो। और ये जो भी ये हरकतें कर रहे हैं उनको नौशता दीवार पढ़ लेना चाहिए। अली मोहम्मद खान ने बिल्कुल सही कहा कि 8 लाख फौज है, लेकिन 22 करोड़ पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तानी जो मुल्क पाकिस्तान में और मुल्क से बाहर रहते हैं, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब ऐसे लोगों को लंदन में बैठ के ऐसे लोगों कर रहे हैं, क्या आप नहीं समझते कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए, ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि तुम हम ऐसे नहीं हो और हम सब बेनकाब नहीं पारस साहिबा, इनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इंटरपोल से राब्ता किया जाए, पाकिस्तान में इसका केस रजिस्टर किया जाए। इंटरपोल से अगर ये वहाँ पे पाकिस्तानी केस करके बैठे हैं, अगर शहरियत है या नहीं है इनके पास, इनको पाकिस्तान लाया जाए और या फिर इंग्लैंड की हुकूमत से वहाँ पर ये केस चलवाया जाए। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन आपने जो व्यूज थे वो दिए। जी रमेश कुमार साहब, आप इस पे बात करें, फिर परवेज क्या है? मैं बिल्कुल उस पे आता हूँ पारस। पहले तो मैं जब ये धमाके होते थे ना, तब भी मैं कहता था कि हमें मजबत से निकलना चाहिए। अब वक्त ये आ गया है कि ये एक छोटा सा वाकया नहीं है, और पहले भी हुए हैं, मगर आज जो ये वीडियो आई है, पाकिस्तान है तो हम है, बेशक ठीक। और इस किस्म का वाकया और किसी जमीन पे होना, अगर हमारे मुल्क के अंदर और किसी के हवाले से ऐसे वाकया होता तो आज दुनिया में पता नहीं क्या कुछ हो जाता। मैं समझता हूँ हम सारी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज असेंबली के अंदर इस चीज के ऊपर बहस होना चाहिए था। हमें मिलके हमें मिलके बिल्कुल हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है पारस, मैं कहता हूँ हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमेशा अपने आप के ऊपर, दूसरों के ऊपर क्रिटिसाइज में लगे रहते हैं, मगर ये नहीं सोचते हैं कि पाकिस्तान होगा। और इसके ऊपर दूसरी एक मैं चीज थोड़ी सी क्लियर करूं, मेरे भाई ने बात की
पाकिस्तान बिल्कुल 27 रमजान को बना और बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं, मुसलमान कम्युनिटी मेजॉरिटी वाला बनना है। मगर 11 अगस्त 1947 की जो स्पीच थी और जो जोगिंदर नाथ का आना, तो दो नजरियाती जो है ना वो चीज खत्म हो गई। पाकिस्तान सारी कौम के लिए पाकिस्तान की बुनियादी सारी कम्युनिटी के झंडे का मतलब ये है ग्रीन गोज फॉर मेजॉरिटी, व्हाइट गोज फॉर माइनॉरिटी। नहीं, ये पाकिस्तान की जो 23 मार्च 1940 को जो थ्योरी थी वो यही थी कि बाबा एक मुस्लिम करेंगे। डॉक्टर रमेश, हम यहाँ पे अपनी नजरिए बदलने नहीं बैठे। सही बात है। ये बड़ा वाकया है और मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग ऐसी बातें करते थे, इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ थे। हमने कहा कि उनको खत्म किया जाए। जब इनको खत्म करने की हमने पूरी कोशिश की तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हुए और नहीं करना चाहिए इन लोगों को। सबसे पहले पाकिस्तान है तो नहीं, इनको खत्म करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। जिस मुल्क में हुआ है तो वो क्यों नहीं एक्शन में आया? शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ कि उनको भी एक्शन और हमें भी सब एक्शन में, और सबसे पहले असेंबली में भी होनी चाहिए बात, आगे निकलनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। थोड़ा सा आगे जरा सर, परवेज, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, परवेज रशीद ने आज आपने इन हज़रात की धमकी आमेज़ नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू मुलाहिदा की कि किस तरह एक टीवी के टॉक शो में बैठकर किस तरह ऑन एयर कत्ल करने, मरने मारने की धमकियां दी गई हैं और इनके चेहरे, इनके किरदार, इनके अमल से तमाम बाशऊर लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और जो धमकियां दे रहे हैं उनके लिए हम यही कहेंगे कि ये हमारा नहीं, अल्लाह ताला का फरमान है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफस को मौत का मज़ा चखना है। जो जानदार इस दुनिया में आया है उसे जाना है, तो मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं। जो ये पीटीआई के एमएनए अली मोहम्मद खान, उसने जो कहा, तो यकीनन हमारे लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं कि वो ये ना जानते हों कि चंद रोज़ पहले ये क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा था। आप जानते हैं कि अभी चंद माह पहले ही पीटीआई की जानिब से जब धरना चल रहा था और पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक वो जगह अपना जुलूस लेकर पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे थे और जब वफाकी हुकूमत ने उनके जुलूस को रोकने के लिए सड़क को बंद किया तो वज़ीर आला परवेज़ खटक ने ये धमकी आमेज़ तकरीर की जो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमें मत रोको,
हमें जाने दो, अगर हमारा रास्ता बंद किया, हमारा रास्ता रोका, तो हम पाकिस्तान का हशर नशर कर देंगे। ये परवेज़ खटक के अल्फाज हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और जब परवेज़ खटक ने ये कहा तो ये जो अली मोहम्मद खान है, इन्होंने भी परवेज़ खटक की इस बात की तायद की, उसकी हिमायत की। पूरी पीटीआई ने बशमूल इमरान खान सब ने कहा कि परवेज़ खटक ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तो सिर्फ सड़क बंद किए जाने पर ये पाकिस्तान का हशर नशर करने की धमकी देते हैं, उस वक्त न जाने इनकी पाकिस्तानियत कहाँ चली जाती है। जब इमरान खान पिछले धरने के मौके पर पाकिस्तान के स्टेट टीवी पर हमला करने और सरकारी नशरियात बंद करा देते हैं, पार्लियामेंट पर हमला कराते हैं, उस वक्त न जाने इनकी पाकिस्तानियत कहाँ चली जाती है। जब इमरान खान ये कहें कि IMF, वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान को इमदाद न दें, और ओवरसीज पाकिस्तानी से ये कहते हैं कि आप सरकारी बैंकों के जरिए ज़रिए मुबादला न भेजें बल्कि हुंडी के जरिए भेजें। जब इमरान खान ये कहें आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान को कर्जे न दें क्योंकि ये हुकूमत चली जाएगी, वापस दूसरी हुकूमत को देना पड़ेगा, हम नहीं देंगे, उस वक्त न जाने इनकी पाकिस्तानियत कहाँ से हो जाती है। यही अमल करके, इसी तरह की गुफ्तगू करके इन्होंने साबिका मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली अवाम को दीवार से लगाया। वहाँ मासूम बंगाली मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था और मगरबी पाकिस्तान में इसी तरह के लोग ये कह रहे थे कि मशरक़ी पाकिस्तान में मोहब्बत का जमजमा बह रहा है। तो हम इन धमकियों की कायद तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन को नुकसान पहुंचाने की, उनके साथियों को नुकसान पहुंचाने की जो धमकियां दी गई, इनकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इसी प्रोग्राम में एक साहब ने यह भी कहा कि ये जो कुछ इन्होंने ये एक बहतान लगाया हम पर, जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। तो एक साहब ने यह भी कहा, इसी प्रोग्राम में आपने देखा कि इसमें CIA और MI5 MI6 भी मुलव्विस है। तो हम पहली बात तो ये कि इन धमकियों पर खामोश रहने वाले नहीं। हम हुकूमत बरतानिया से भी और तमाम जो महज़ूब दुनिया के मुताल्लिक़ा फोरम्स हैं, उनको भी इन तमाम धमकियों से आगाह करेंगे और इस ऑनलाइन ब्रीफिंग के ज़रिए भी हम हुकूमत बरतानिया से अपील करेंगे कि वो इन खुली धमकियों का नोटिस लें और इस सिलसिले में जो कार्रवाई की जा सकती है वो ज़रूर की जाए। इसके साथ साथ हम यहाँ के जो मीडिया की मॉनिटरिंग के इदारे हैं उनको भी यकीनन इससे आगाह करेंगे और इस बात को ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी
जो बहुत अहम है। ये प्रोग्राम नशर होता है 18 अगस्त को और 22 और 23 अगस्त को एक वाक़या हुआ। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह पर 2 मशकूक अफराद ने दाखिल होने की कोशिश की। यकीनन उनका मकसद कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कायद तहरीक के पड़ोसी और मुहाफिज जब बाहर आए तो वो जो 2 अफराद थे जो किसी नापाक इरादे से वहाँ आए थे, वो एक गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। अब आप इससे इन कड़ियों को मिलाइए और इससे पहले गुज़िश्ता दिनों एक मुजाहरा भी हुआ कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के घर के बाहर, जिसमें जो लोग जहाँ जहाँ से लाए गए थे उनमें से कुछ लोगों ने ये खुली धमकी भी दी कि हम अगली मर्तबा इस घर में दाखिल भी हो सकते हैं। ये प्रोग्राम नशर होता है 18 को और 22 और 23 अगस्त की दरमियानी शब ये वाक़या होता है। तो इन तमाम वाक़याती कड़ियाँ अगर मिला ली जाएं तो ये समझने में कोई दुश्वारी नहीं कि ये जो अनासिर हैं ये क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और जो मुल्क में दहशतगर्दी करने वाले तालिबान की खुली खुली हिमायत करते हों, तालिबान के दफ्तर खोलने के मुतालबे करते हों, वो मुल्क से बाहर भी ऐसे ही अनासिर की खुली खुली हिमायत और सरपरस्ती करते आए हैं। पीटीआई का किरदार इस सिलसिले में किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हम यकीनन ऐसे अनासिर इनके इरादों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन बहरहाल हम इन धमकियों में आने वाले नहीं। हम पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और मज़लूम मुहाजिरों के हुकूक के हुसूल के लिए अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन और उनके साथी बावफा साथी वो इस तरह की धमकियों से मरूब होकर अपनी जद्दोजहद से किसी भी तरह पीछे नहीं हटेंगे और पुरअमन तौर पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं साथियों से गुजारिश करूँगा कि वो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद अरकान राब्ता कमेटी और शोबा ख़वातीन और पूरी दुनिया में मौजूद कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा भाई ने तफसील से इस मौजू पर गुफ्तगू की, आप तमाम साथियों को गोशगुजार किया। यहाँ पर मैं सिर्फ मुख्तसरन 2 नुकात की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आपने ये दोनों वीडियोस भी देखी और इसमें जिस तरह की गुफ्तगू की गई है और जो धमकियाँ दी गई हैं खुली खुली, और जो तालिबान का नुमाइंदा स्पोक्स पर्सन
एहसानुल्लाह एहसान की जानिब से जो एतराफ़ात किए गए वो आप तमाम साथियों ने देखे। और इस प्रोग्राम में पारस साहिबा के प्रोग्राम में जिस तरह की धमकी आमेज रवैया, गुफ्तगू और क्लियर और ओपन थ्रेट्स दी गई हैं, वो भी आप साथियों ने देखा। ये पीटीआई का एमएनए अली मोहम्मद खान और दीगर शुरका इस शख्स की महाजिरों से नफरत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इसने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि जो महाजिर आए और जो महाजिर नहीं है, यानी एक तरफ वो महाजिरों को तस्लीम भी कर रहा है और दूसरी तरफ उसके जो अज़बियत है और उसकी जो नफरत है वो से उसको फिर उस डिनाइल मोड में भी जा रहा है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई 5 करोड़ से जायद महाजिरों के मुत्तफ़िक़ा और वाहिद लीडर हैं, वो बाबाए महाजिर कौम हैं। और जिस तरह मुस्तफ़ा भाई ने तफसील से आप साथियों को और जो अफराद इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमें सुन रहे हैं, आप तमाम को इस बात से आगाह किया, इनमें बड़ी पाकिस्तानियत और बड़ी इनको झंडे से और उससे बड़ी दिलचस्पी और लगन है, बड़ी मोहब्बत की बातें की इन लोगों ने। मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पारस साहिबा हों या दीगर एंकर्स हों, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि पहले तो सहाफ़त का तकाज़ा ये है कि आप अगर किसी का मौक़िफ़ ले रहे हैं और कोई शख्स किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा रहा है या कोई बात कर रहा है, तो आप जिस शख्स पे इल्ज़ाम लग रहा है या जिसकी बाबत बात हो रही है, आप अपने ही चैनल पे, अपनी टॉक शो में दूसरी पार्टी का या दूसरे शख्स का मौक़िफ़ ज़रूर लें। ये सहाफ़त के आदाब हैं, ये तकाज़े हैं और सही मानों में सहाफ़त इसी को कहा जाता है। तो इनके दिल में बड़ा दर्द जागा, बहुत चीखो पुकार की इन्होंने। मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पारस साहिबा से ये मैं मुतालबा करता हूँ कि आप एक अदद प्रोग्राम कीजिए और इन्हीं शुरका को बुलाइए और आप 13-14 अगस्त की दरमियानी शब 1982 की बात कर रहा हूँ। मकाम है शहर लाड़काना, उसका एक है शाह लतीफ़ हॉस्टल। वहाँ पर कुछ अफराद जमा होते हैं और वो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब सियाह झंडा लहराते हैं और वो सियाह झंडा लहराने के बाद उसी जगह पर, उसी मकाम पर, यानी शाह लतीफ़ हॉस्टल और लाड़काना शहर, वहाँ वो पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं। ये बात है 14 अगस्त 1982। और उस शख्स का नाम जिसने पाकिस्तान का झंडा जलाया, उसका नाम अहमद अली शेख वल्द मोहम्मद बख्श शेख। उस शख्स के खिलाफ एक FIR दर्ज होती है जिसका नंबर है, पारस साहिबा जरा गौर से सुन लीजिएगा, बहुत भाषण करा है अपने अपने प्रोग्राम में ना, FIR का नंबर लिख लीजिए। उसका नंबर है 153/82, शहर है लाड़काना, लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और उसको जेल भेजा जाता है, उसको सजा होती है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा पारस साहिबा के जब प्रोग्राम करें ना, तो सिर्फ ये बताइएगा पहले, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं ना,
उसके बाद इन्हीं शुरका को बुला के फिर राय लीजिएगा कि इस शख्स को क्या सजा दी जाए और क्या किया जाए इस शख्स के साथ जो आज पाकिस्तान में बैठा है। तो वो शख्स आज इस वक्त सिंध सूबे के सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। आप कीजिए प्रोग्राम, और जिस तरह चीख चीख के आपने पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के झंडे की बात की है ना, इन्हीं शुरका को बुला के या जिसको भी आप बुलाना चाहें उस बाबत प्रोग्राम कीजिए और फिर अपनी पाकिस्तानियत और झंडे की बात कीजिएगा। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के बाज़ चैनल्स और बाज़ मीडिया एंकर्स को ये खुला लाइसेंस मिला है कि वो आए और ये एंकर्स उन शुरका को भौंकने का लाइसेंस दे दें। यहाँ मैं जिस तरह मुस्तफ़ा भाई ने सारा तफसील से बताया और जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के हवाले से, उनकी रिहाइशगाह के हवाले से जो आपको आगाह किया, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अली मोहम्मद खान हो या जैसे जितने भी बड़े बड़े चैंपियन और जुगादरी बनते हैं कि यहाँ पर बरतानिया में रहने वाले कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले और पूरे ओवरसीज चैप्टर्स में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले, और बिलखुसूस मैं फिर जिक्र करूंगा बरतानिया का, कि हम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की हिफाजत बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं। और तुम जैसे जो बदनस्ल हैं और जो कुत्ते हैं उनसे कानूनी, आईनी और आईनी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से निपटना भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया कासिम भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबाए महाजिर कौम, बानी व कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और माओ बहनों, अज़ीज़ तहरीकी साथियों, तमाम हाज़रीन, नाज़रीन और सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ब्रीफिंग का एक हिस्सा मुस्तफ़ा भाई ने और नदीम एहसान भाई ने आपके सामने बयान किया। दूसरा हिस्सा आज के हवाले से है जो कि सिंध रेंजर्स की जानिब से एक साजिशी मंसूबा बनाया गया है, उस मंसूबे से पर्दा हटाना है। यकीनन आप तमाम साथियों के इल्म में होगा कि आज सिंध रेंजर्स की जानिब से एमक्यूएम कस्बा अलीगढ़ सेक्टर के कारकुन मोहम्मद यूसुफ को मीडिया के सामने पेश किया गया है, जिनके बारे में उनके अहले खाना के ज़रिए हमें इत्तला मिली थी कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद लापता कर दिया गया है और फिर उनके मावराए अदालत कत्ल की इत्तला हम तक पहुंची थी। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि मोहम्मद यूसुफ हयात हैं और हमारी दुआ है
कि रेंजर्स, ISI, फौज या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कस्टडी में, हिरासत में हमारे जितने लापता कारकुनान हैं, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से, तहरीक की माओ बहनों और बुज़ुर्गों की दुआओं से उन तमाम लापता साथियों की बाहिफाजत अपने अपने घरों को वापसी यकीनी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अजीज तहरीक साथियों, रेंजर्स के एक मेजर ने, जिसका नाम गालिबन अंबर रजा है, मोहम्मद यूसुफ को मीडिया के सामने पेश करते हुए MQM पर एक बहतान लगाया, बेहुदा इल्ज़ाम लगाया कि MQM खुद अपने कारकुनों को रूपोश कराती है और फिर उनके मावराए अदालत कत्ल की झूठी खबरें फैलाती है। हकीकत यह है कि MQM ने आज तक मावराए अदालत कत्ल के हवाले से हकाइक हों, कारकुनान की गिरफ्तारियों के हवाले से हकाइक हों, गिरफ्तार करने के बाद उन्हें लापता करने के हवाले से हकाइक हों, वो तमाम हकाइक सिर्फ हकाइक बयान किए हैं। अगर किसी कारकुन को सादा कपड़ों में मलबूस अहलकारों ने गिरफ्तार किया तो MQM ने सादा लिबास में मलबूस अहलकारों का नाम लिया। अगर किसी कारकुन को बावर्दी रेंजर्स के अहलकारों ने गिरफ्तार किया तो MQM ने बराह रास्त गिरफ्तार करने वालों में रेंजर्स का नाम लिया। इसी तरह अगर किसी कारकुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो MQM ने पुलिस का नाम लिया। रेंजर्स के जिम्मेदारान को इस हकीकत का पता होना चाहिए कि MQM ने आज तक जो बात कही है वो हकाइक के ऐन मुताबिक की। झूठ बोलना, दरोह गोई करना, घिनौने इल्जामात लगाना, ये बदकिस्मती से उन लोगों की रविश और वतीरा बन गया है जिनका काम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आज वो प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग भी देते हैं, सियासी मामलात में मुदाखलत भी करते हैं और कई किस्म के कारोबार भी चलाते हैं। खैर, उसकी हकीकत बाद में बयान की जाएगी। अजीज तहरीक साथियों, रेंजर्स की जानिब से जब मोहम्मद यूसुफ को मीडिया के सामने पेश किया गया तो मोहम्मद यूसुफ ने अपनी ज़बानी वही हकाइक बयान किए जो 7 अगस्त को MQM ने अपनी प्रेस रिलीज में बयान किए थे। सत्रह जुलाई 2017 को जो MQM की प्रेस रिलीज में शामिल था कि 17 जुलाई 2017 को MQM के कारकुन मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद अहले खाना के जरिए मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक 27 जुलाई को एक नामालूम लाश औरंगी टाउन के इलाके हवा गोट से बरामद हुई जो कि मस्त शुदा थी, जिसे एदी सेंटर ने अपने पास रखने के बाद 30 जुलाई को सुपुर्द खाक कर दिया। फिर किसी न किसी जरिए से अहले खानों को एदी सेंटर जाने का इत्तेफाक हुआ और उन्होंने कोई तस्वीर देखकर या किसी और जरिए से लाश को शनाख्त किया। शनाख्त करने के बाद गायबाना नमाज जनाजा अदा की और अपने प्यारे को मकतूल समझकर उसकी सोयम फातिहा भी पढ़ी।
एमक्यूएम के पास मोहम्मद यूसुफ के मावरा अदालत कत्ल की, जो कि अब झूठी इत्तला है, 2 अगस्त को मौसूल हुई और 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक राब्ता कमेटी के अरकान और दीगर जिम्मेदारान ने मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान में दरपेश है, नामसाइद हालात, उन हालात में अहले खाना से, मोहम्मद यूसुफ के अहले खाना से राब्ता किया, उनसे तफसीलात मालूम की और उनकी जानिब से तस्दीक के बाद और उनकी जानिब से रजामंदी के बाद मोहम्मद यूसुफ के मावराए अदालत कत्ल पर मजम्मती बयान जारी किया। 7 अगस्त को, जी 7 अगस्त को हमारे बयान की तस्दीक इससे खुशकिस्मती कहिए या रेंजर्स की बदकिस्मती कहिए। वो एक मिसरा है कि पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, इसी के मज़दाक रेंजर्स के इस मेजर ने मीडिया के सामने खुद एतराफ़ किया है। वो एतराफ़ किया है, मैं कोट एंड कोट वो पढ़कर सुना देता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ के अहले खाना न सिर्फ उसकी हलाकत को, मोहम्मद यूसुफ के अहले खाना ने न सिर्फ उसकी हलाकत को यकीनी मान लिया था बल्कि उसका सोयम तक मना लिया था। अब अगर रेंजर्स के मेजर के इस बयान के बाद एमक्यूएम की प्रेस रिलीज को बहुतान तराशी करार देना, इस पर पाकिस्तान के अवाम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुतान तराशी एमक्यूएम ने की या अपना दीनी, इस्लामी और इखलाकी इंसानी फ़र्ज अदा किया या रेंजर्स की जानिब से दरोगोई की गई, बेहुदा और घटिया इल्ज़ाम लगाया गया। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में ना तो मीडिया पर एमक्यूएम का खुलकर मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त दी जा रही है, ना पाकिस्तान में अदालतें मजलूम मुहाजिरों को इंसाफ फराहम कर रही हैं, ना पाकिस्तान में कोई सियासी मजहबी जमात मजलूम मुहाजिरों के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सदाए एहतजाज बुलंद कर रही है। इन तमाम हकाइक को मद्देनजर रखते हुए एमक्यूएम ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक के इदारों को मुहाजिरों के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह करने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है और गालिबन रेंजर्स का ये साजिशी मंसूबा उसी के तनाजुर में। रेंजर्स ने एक सोचे समझे साजिशी मंसूबा के तहत आज मोहम्मद यूसुफ को मीडिया के सामने पेश किया है ताकि आलमी सतह पर रेंजर्स के सियाह और घिनौने करतूत पर पर्दा डाला जा सके और एमक्यूएम को बदनाम किया जा सके। इसका एक भी मकसद ये भी है कि इस बयान को बुनियाद बनाकर एमक्यूएम के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा सके ताकि पाकिस्तान में मुहाजिरों के इंसानी हुकूक की जो बदतरीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से एमक्यूएम का एक वाज़े मौक़िफ़ जो दुनिया में सुना जा रहा है उसे कमज़ोर किया जा सके और गलत बयानी करके इंसानी हुकूक के इदारों को भी गुमराह किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से रेंजर्स खुद अपने जाल में फंस गई और रेंजर्स का मेजर ये बोल पड़ा कि मोहम्मद यूसुफ के अहले खाना उनकी हलाकत को यकीनी मान चुके थे और उसका स्वयं तक मना चुके थे। हम ये कहेंगे कि सिंध रेंजर्स के जिस अहमक तरीन इंसान ने एमक्यूएम को बदनाम करने के लिए ये स्क्रिप्ट तैयार किया, वो उस कहावत के मुतरादिफ है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है खुद उसमें गिर जाता है। लेकिन एक इस
प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रेंजर्स के मेजर ने की, उससे एक बात फिर पाकिस्तान के अवाम के सामने और दुनिया भर के सामने एक बात वाज़ेह हो गई कि रेंजर्स कराची में क़याम अमन के लिए नहीं बल्कि क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में मुहाजिरों के आईनी, कानूनी और इंसानी हुकूक की जद्दोजहद को कुचलने की रविश पर गामज़न है। इन हक़ाइक़ की रोशनी में कोई एक बच्चा भी ये बात आसानी से समझ लेगा कि मावराए अदालत मावराए हकीकत और बेबुनियाद इल्ज़ामात को MQM अपनी प्रेस रिलीज का हिस्सा नहीं बनाती बल्कि कौम के सामने हक़ाइक़ बयान करती है और इंशाअल्लाह करती रहेगी। रेंजर्स का काम शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, लेकिन रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे एक जानिब ये तमाशा कर रहे हैं जो आज सुबह किया गया, और दूसरी जानिब MQM के बेगुनाह कारकुनान को गिरफ्तार करके उन्हें लापता किया जा रहा है, जबर और तशद्दुद के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्हें खौफजदा किया जा रहा है और रियासती ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करके उन्हें MQM से लाताल्लुकी करने पर और एजेंसियों के तश्कील करदा टोलों और ग्रुपों में शमूलियत इख्तियार करने पर मजबूर किया जा रहा है। यानी जिन पर शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है, वो सियासी जमातें बनाने और बिगाड़ने और मुहाजिरों को तकसीम दर तकसीम करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। और इस अमल से दुनिया भर में रेंजर्स, ISI, फौज और दीगर कानून नाफिज करने वालों की जो इज्जत अफजाई हो रही है वो आप सबके सामने है। उसका ब्लेम MQM को देना दरअसल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। मैं आखिरी पॉइंट ये कहकर साथियों की तरफ माइक दूंगा कि इस प्रेस ब्रीफिंग में एक खास बात जो काबिल गौर है और काबिल तवज्जो है कि रेंजर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतअद्दिद बार सहाफ़ियों की जानिब से ये सवाल किया जाता रहा कि अगर जिसे दफन कर दिया गया था, सुपुर्द खाक कर दिया गया था, वो मोहम्मद यूसुफ नहीं थे तो बताया जाए कि वो किसकी लाश थी। लेकिन ज़माने भर की खबर रखने वाले MQM के हवाले से ज़माने भर की खबर रखने वाले रेंजर्स के अफसरान सहाफ़ियों को इस बात का जवाब नहीं दे सके। न सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं दे सके बल्कि मुतअद्दिद सवालात के गोल मोल जवाब देकर अपनी जान छुड़ाते रहे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि रियासती ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते। अपने हम मज़हब हम वतन लोगों पर जबर व तशद्दुद के हथकंडे इस्तेमाल करने से, ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल करने से सिर्फ सानेहात जन्म लेते हैं। ऐसा एक सानेहा दिसंबर 1971 को सामने आ चुका है। अक्ल के नाखून ने, होश के नाखून ने माजी की गलतियों को ना दोहराएं और अपनी गलतियों को एतराफ़ करते हुए, गलतियों का एतराफ़ करते हुए मुहाजिरों को, मजलूम मुहाजिरों को इंसाफ फराहम करें, वरना अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। उसकी लाठी चलती है तो बड़े बड़े फिरौन नीज़ तो नाबूद हो जाते हैं। अल्लाह ताला की चक्की में देर से पिसता है लेकिन बहुत बारीक पिसता है। इंसानी तारीख में कई नमरूद, कई शद्दाद, कई यजीद आए और चले गए, लेकिन हक और सच की राह पर चलने वाले हमेशा सलामत रहे, उनका नाम हमेशा जिंदा रहा
यही वजह है कि यजीद मलून को आज तक लानत मलामत की जाती है और हुसैनियत के पैरोकारी को फ़ख्र की निगाह से देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीगर साथियों से कहूँगा कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी कलमात अदा करें। यहाँ फिर मैं चंद नुकात कासिम भाई के बाद कासिम भाई ने तफसील से जो रेंजर्स ने कातिल रेंजर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग की उसके हवाले से कुछ नुकात या गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। उसके बाद मुस्तफ़ा भाई फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स देके फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम करेंगे कि जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगर मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा या मेरी मेमोरी के जो मेरे जहन में आज तक है जो हिस्ट्री, मैंने ये नहीं देखा कि इस मौजूदा ऑपरेशन में किसी मेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। या तो कर्नल या उससे ऊपर का रैंक का शख्स जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो ये तो आपने कर दी मेजर ब्लंडर। अब इसके पीछे क्या अगराज़ व मकासद थे कि वो जो बड़े ओहदे के जिम्मेदारान हैं आपके, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों नहीं किया, इस प्रेस टॉक या प्रेस ब्रीफिंग को क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब मैं आता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मज़ीद उन नुकात की तरफ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि इस कंबर रज़ा ने, जिसको मैं अब मेजर ब्लंडर के नाम से पुकारूंगा, उसने ये कहा स्टार्टिंग में कि एमकेएम की लीडरशिप ने अपने सरगर्म कारकुन को खुद रुपोश होने का कहा था ताकि कानून नाफिज करने वालों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा सके। तो हुजूर वाला आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमाया और ये बताया कि मोहम्मद यूसुफ भाई ताज कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुलाजिमत करते थे या मुलाजिमत करते हैं, और यूसुफ भाई ने भी ये बताया। तो जब एमकेएम की लीडरशिप किसी को रुपोश होने का कह रही है तो वो उसी इलाके में अपनी जॉब पर कैसे जा रहा है? ये तो होगी आपकी पहली ब्लंडर। ये बात किसी भी जी शऊर पढ़े लिखे शख्स को, समझदार शख्स को ये डाइजेस्ट नहीं होगी जो आपने कहा कि एमकेएम की लीडरशिप ने खुद रुपोश होने का कहा। तो रुपोशी उसी इलाके में, उसी महल्ले में अपनी जॉब पर नहीं काटी जाती भाई, ये टोपियां आप किसी और को कराइएगा। अब ये 4 साल ऑपरेशन जो कराची सो कॉल्ड ऑपरेशन जो एमकेएम के खिलाफ है, अगले माह इसके 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे, यानी सितंबर में। हमें तो ये बताया जाए महाजिरों को बिलखुसूस कि जनाब इस पूरे 4 साल ऑपरेशन में आपने कितनी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक्स या दीगर ब्रीफिंग्स की जिसमें आपने, क्योंकि आपने ये ऑपरेशन जेट ब्लैक दहशतगर्दों के खिलाफ स्टार्ट किया था, आपने कितने तालिबान और कितने जिहादी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए और उनको मीडिया के नुमाइंदों के सामने पेश किया, या उनकी जीआईटीज आपने लीक की, कितने तालिबान की और कितने जिहादियों की इस पूरे 4 साल में?
इसका जवाब दे दीजिएगा अगर आपको टाइम मिल जाए और अक्ल आ जाए कुछ थोड़ी सी। दूसरी बात, जैसे कि कासिम भाई ने जिक्र किया, सादा लिबास एहलकार लेके गए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, और आप अपने आप को कहते हैं कानून नाफिज करने वाला इदारा। अब आपसे महाजिर ये डिमांड करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को कानून नाफिज करने वाला इदारा कहते हैं, कि सिंध हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जिसपे उसने ये पाबंदी लगाई है कि जो भी शख्स किसी भी इदारे से, कानून नाफिज करने वाला कोई भी इदारा या उसके जितने भी झेली इदारे हैं, यानी फौज हो, पुलिस हो, रेंजर्स हो, सीटीडी हो या XYZ कोई सा भी इदारा हो, उसके एहलकार अपना यूनिफॉर्म पहनेंगे। बगैर यूनिफॉर्म के आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई छापा नहीं मार सकते। तो आप तो अवाम को, कराची के शहरियों को ये जवाब दीजिए कि आपने खुद कबूल किया और खुद बताया कि सादा लिबास एहलकार लेके गए थे। तो पहले तो आप ये बताइए वो सादा लिबास एहलकार किस कानून के तहत आए थे बगैर वर्दियों के, और किस कानून के तहत किसी को लेके गए, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ भाई हो या MKM के कोई भी जिम्मेदार कारकुनान जिनको 4 साल से आपने गिरफ्तार करने के बहाने आए, उनको आप लापता कर चुके हैं, और तकरीबन 80 कारकुनान का मावरा अदालत आप शहादत कर चुके हैं। इसके बाद मैं एक और नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि इन्होंने जब मोहम्मद यूसुफ भाई अपना मीडिया के सामने बयान फरमा रहे थे और अपना तारुफ करा रहे थे, तो आप साथी और जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, आप रिकॉल करें सब मेमोरी कि इन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि MKM के कारकुनान को कोई ना कोई उर्फियत लगा के, कोई ना कोई इस तरह की नेगेटिव नाम दे के पुकारा जाए, चाहे वो काना हो, चाहे अंधा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो। तो मोहम्मद यूसुफ भाई को जो आज पेश किया, तो उन्होंने अपना तारुफ कराया और इन्होंने पुकार के भी इसी तरह बुलाया था ना। उन्होंने तारुफ कराया, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ और वल्द मोहम्मद इब्राहिम ठेले वाला। पीपल आर नॉट स्टूपिड ना। कोई भी शख्स कम से कम अपने वालिद के नाम के साथ आगे ठेले वाला या फलाने वाला नहीं लगाएगा। अपना नाम बताएगा और अपनी वल्दियत बताएगा। ये तुम्हारी ज़हनियत है कि तुमने बोला कि ये बोलना होगा तुम्हें। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट है कि तुमने जो उर्फियत या लायका या गलत नाम किसी MKM के कारकुन या जिम्मेदार के साथ लगाया है, तो वो तुम लगाते हो अपनी प्रेस रिलीज में भी और अपनी मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में भी। मगर कोई भी कारकुन, कोई भी शख्स अपने नाम के साथ वो नाम नहीं लगाएगा जो तुम बांटते फिरते हो कराची के शहरियों को और MKM के कारकुनान को। तीसरी बात जो कासिम भाई ने भी कहा, जो इंटरनेशनल सतह पर MKM ने महाजिरों का मुकदमा मुख्तलिफ फोरम्स पे पेश किया है। क्या 11 जुलाई को जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस का जो इंसानी हकूक़ का जो कन्वेंशन जो मीटिंग हुई थी 11 जुलाई 2017, उसमें हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे ने एक इंतहाई अहमकाना बयान दिया था। ज़ाहिर है कि वो भी तुम जैसे मेजर ब्लंडर्स टाइप के लोगों की वजह से दिया होगा उसने, क्योंकि तुम लोग ही पढ़ा के उनको भेजते हो। और उसने ये कहा था कि लोग खुद गायब हो जाते हैं पाकिस्तान में। इस पे तुम्हारी जो दुर्गंध बनी थी यूनाइटेड नेशंस में और ख़ुद पाकिस्तान के बाज़
जिसको कह लें कि सही मानों में जो सहाफ़ी होते हैं या एंकर्स होते हैं और जो हक परस्त हैं या हक की बात करते हैं और सच बोलते हैं, उन्होंने उसको कवर भी किया था और ये सवालात उठाए थे कि लोग खुद कैसे गायब हो जाते हैं। ये वही सोच है जो इस आज मेजर ब्लंडर ने पेश की है, जो आज रिफ्लेक्ट हुई है इस प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसी बात से इसने आगाज किया था कि एमकेएम के लीडरशिप ने अपने सरगर्म कारकुन को खुद रोपोश होने का कहा था ताकि कानून नाफिज करने वालों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा सके। ये वही सोच रिफ्लेक्ट की है इसने अपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में। अब मैं आता हूं एक और नुक्ते की तरफ कि तुमने ये कहा कि और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि तुम तो बड़े दूध के धुले हुए हो, तुमसे ज़्यादा पारसा कोई नहीं है, तुम यहाँ पर लोगों की, शहरियों की हिफाजत के लिए आए हो, अमन और अमान के लिए आए हो, और कराची के शहरी तुम्हें पता नहीं किस मसीहा के तौर पे देखते हैं। और मैं तुम्हें याद दिलाऊं और अपने रिकॉर्ड चेक कर लेना और अपने बड़े जो अफसरान हैं ना उनसे कहना कि आइंदा आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि वो और भी तैयारियां करके आएँ। कि डेट है 14 जून 2011। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया और उस वक्त के तुम्हारा जो डीजी रेंजर्स था, डीजी रेंजर्स सिंध, 14 जून 2011, मेजर जनरल एजाज चौधरी, उसके साथ उस वक्त का जो आईजी सिंध था फैयाज लगारी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को इनके ओहदों से या जो पोस्टिंग है वहां से हटाने का कहा, फिल फॉर, जिसके लिए तुम लोगों ने 3 दिन का टाइम मांगा था। और तुम्हारे इदारे के यानी फौज के वहां से फिर ये 3 दिन के बाद तुम्हारे मेजर जनरल सिंध रेंजर्स एजाज चौधरी का तबादला कर दिया गया था। अब वो वाकया क्या था, वो सानिया क्या था कि तुम जो बड़े मसीहा बन रहे हो ना, जो कातिल रेंजर जैसे नहीं कहते, हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमको कि तुमने कराची के एक शहरी, एक नौजवान को, सरफराज शाह नाम था उसको तुम्हारे एहलकारों ने कत्ल किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे रेंजर्स, कातिल रेंजर्स के 6 एहलकारों और दीगर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा कायम करने का कहा था और एक्शन लेने का कहा था और सजा देने का कहा था। तो तुम इस तरह बातें नहीं करो। कराची की आवाम बहुत अच्छी तरह जानती है तुम्हारा किरदार, और तुम जो घरों में घुसते फिर रहे हो एमक्यूएम के कारकुनान को और महाजिर आवाम को, तो तुम जो घरों में कूद कूद के गिरफ्तार कर रहे हो बेगुनाहों को और उनको लापता कर रहे हो और शहीद कर रहे हो। तो मेजर ब्लंडर साहब, आप इस तरह की कहानियां कराची की आवाम को और बिलखुसूस महाजिरों को ना कराइए। आपका किरदार और अमल सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आखिर में मेजर ब्लंडर और उनके जो, तुम्हें कैसा लग रहा होगा जब मैं तुम्हें मेजर ब्लंडर कह रहा हूं? हमारे में कोई अंधा लूला काना लंगड़ा नहीं है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले और उनके फॉलोअर्स किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, ना हमारे कायद ने और ना हमारे घरों से हमें इस बात की दर्ज दिया गया है। और हम कायदे तहरीक अल्ताफ, अगर हमारी सफ़ों में इस तरह के कोई एलिमेंट्स होते हैं
तो उनको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन पे और तहरीक अपनी सफ़ों से निकाल देते हैं, जिनको तुम पाल लेते हो। और पाल के तुम मुख्तलिफ टोले, चाहे वो PIB टोला हो, चाहे वो PSP टोला हो, चाहे हकीकी टोला हो, या जितने भी बाकी दीगर टोले हैं जो तुमने क्रिएट किए। बस आखिर में मैं तुमसे यही कहूँगा मेजर ब्लंडर के कराची के अवाम, सिंध के शहरी और महाजिर तुम्हारी तरह न खोते खाते न गधे खाते। और इस तरह के खोतेपन के बयानात और गधेपन के बयानात तुम आइंदा कभी दो तो इस बात का ध्यान रखना कि कराची की आवाम बिलखुसूस महाजिर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका ही है और सबसे ज़्यादा बाशऊर तबका है। आइंदा कभी कोई भी इस किस्म की टोपी वाली भरमबाजी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो पूरी तैयारी के साथ आना और अपने बड़ों को भेजना ना, आइंदा तुम मत आना मेजर ब्लंडर। थैंक यू वेरी मच। साथियों, इस हवाले से बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई है और मैं सिर्फ ये कहकर इस ब्रीफिंग का इख्तिताम करूँगा कि यकीनन लोगों की याददाश्त कमज़ोर नहीं है। इसी तरह MKM के कारकुन आफ्ताब अहमद, उनको घर से गिरफ्तार किया गया और 2 रोज़ के बाद उनकी तशद्दुद लाश अस्पताल पहुंचाई गई और ये दावा किया गया कि उनका इंतकाल, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। लेकिन जब उनकी वीडियो और तस्वीरें जब सामने आई हैं तो पूरी दुनिया के सामने आ गया कि आफ्ताब अहमद पर किस बेईमाना तरीके से तशद्दुद किया गया और उसी तशद्दुद के नतीजे में उनकी शहादत हुई। उसकी तहकीकात का ऐलान हुकूमत ने भी किया, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब ने भी किया, लेकिन जो उसके जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो अब भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। हमें गलत करने के लिए ही, गलत साबित करने के लिए ही सही, आपने आज एक कारकुन को जिंदा हालत में मीडिया के सामने पेश किया। हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ साथ चलिए हमें गलत करने के लिए ही, गलत साबित करने के लिए ही सही, और हमारी इस बात को प्रोपेगेंडा साबित करने के लिए ही सही कि लोग खुद मिसिंग हो रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी कारकुनान जो लापता हैं, जिनके अहले खाना अदालतों में, हाई कोर्ट में पिटिशंस के लिए चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हैं उनके लिए, तो हमारी जो हम उन मजलूमों की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारी इस बात को गलत साबित करने के लिए ही सही उन मजलूमों को इंसाफ दें और तमाम जैसे ऐसे जितने भी लापता साथी हैं उन सबको मीडिया के सामने न सही अदालतों में ही पेश कर दें। और इसके साथ साथ और भी जो लोग लापता हैं, चाहे वो महाजिर हों, सिंधी हों, बलोच हों, कबायली हों, जो भी हों, उन सबको बाजियाब किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए, उन्हें उनके घर वालों के हवाले किया जाए और ये जो लोगों को उठाकर लापता करने का जो सिलसिला है ये बंद किया जाए। इससे
लोगों में अच्छे जज्बात पैदा नहीं हुए। ये सिलसिला बंद किया जाए, और अगर ये बात हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ है कि अगर किसी फ़र्द पर, एमक्यूएम के किसी कारकुन पर, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई इल्ज़ाम है तो पाकिस्तान में आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। आप आइन और कानून जो तरीक़ाकार बताता है, आप उसके तहत अदालतों में चालान पेश कीजिए, उन्हें अदालतों में पेश कीजिए, और उन्हें भी अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम में अपनी सफाई पेश करने के लिए वकील करने की इजाज़त दीजिए। अदालत में आज़ादाना तौर पर उनका मुकदमा चलने दीजिए। सबूत व शवाहिद की रोशनी में आज़ाद अदालतें, आज़ाद जज साहिबान उसको अगर सजा देते हैं तो जो कानून का तरीक़ाकार है, जो आइन है, जिसमें हर फर्द पे चाहे वो कत्ल का ही मुजरिम, कोई मुलजिम क्यों ना हो, हर एक को कानून अपनी सफाई के लिए वकील करने की इजाज़त देता है, तो उसे भी मौका दीजिए। अदालतों को ये काम करने दीजिए, खुद जज बनकर फैसले करके लोगों की जिंदगी के फैसले ना करें। और फिर कहूँगा कि ये लोगों को गायब करने का सिलसिला बंद किया जाए। आखिर में हम तमाम साथी, हम एक बार फिर अल्लाह ताला के हुजूर शुक्रगुजार हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं कि दुश्मनों की तमाम तर साजिशों के बावजूद अल्लाह ताला ने कायद तरीक़त अल्ताफ़ हुसैन को दुश्मनों की साजिशों से महफूज रखा है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं, लाख बार शुक्र अदा करते हैं। हम दुआ करते हैं कि तहरीक के जो साथी जो इस जद्दोजहद में शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनकी उन कुर्बानियों को कबूल करते हुए उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और उन शहीदों के मुक़द्दस लहू के सदक़े मज़लूमों के हुकूक़ की इस जद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनार फरमाए। और जो साथी लापता हैं, चाहे वो किसी भी कोने में, किसी भी अज़ियत खाने में इस वक्त कर्ब व अज़ियत में हैं, क़ैद में हैं, अनजानी, अल्लाह ताला उन्हें अपनी ईमान में रखे और ऐसे असबाब पैदा करे कि वो तमाम लापता साथी अपने अपने घरों को पहुँचें और उनके अहले खाना जो इस वक्त अपने प्यारों के लिए रात दिन कर्ब वज़ियत में मुब्तला हैं, उन्हें इस कर्ब वज़ियत से निजात मिले। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जितने भी साथी असीर हैं, जहाँ कहीं भी, कराची में, हैदराबाद में या किसी भी जेल में, अल्लाह ताला उन तमाम असीर साथियों की रिहाई को मुमकिन बनाए, और हम समेत जितने भी साथी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या मुल्क से बाहर, तमाम साथियों को अल्लाह ताला साबित कदम रखे, अपनी तहरीक, अपने नज़रिए और सबसे बढ़कर कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन का आखिरी सांस तक वफादार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी महाजिर, जी महाजिर, जी अल्ताफ़ हुसैन। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की उम्र दराज फरमाए और उनका साया हम पर, पूरी कौम पर सलामत रखे, और उनकी क़यादत में ये तहरीक
मंजिल मकसूद पर पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन। जी महाजिर, जी महाजिर, जी महाजिर, जी अल्ताफ हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया।